अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 5 दिन पहले फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइल को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमास ने इसराइल के आयरन ड्रोम की धज्जियां उड़ा दी। आयरन ड्रोम जिस पे कभी इसराइल को नाज था, नाकाम हो गया, और ये पहली बार नहीं था, ये दूसरी बार था। 2006 में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था जहाँ पे आयरन ड्रोम नाकाम हुआ था। खैर, बहरहाल जंग सही है या गलत है, हमास ने जो हमला किया है वो सही था या गलत था, इस पे ज़्यादा बात करने के बजाय, इसलिए कि 5 दिन हो गए, बहुत सारे लोग अपने अपने इजहार ख्याल को सामने रखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें पड़े बग़ैर ये ज़रूर कहूँगा कि इसराइल के साथ हमदर्दी करना, फ़लस्तीन मज़लूम के साथ हमदर्दी करना या उन्हें शाबाशी देना, इन सब में पड़े बग़ैर बस ये कहूँगा कि हिंदुत्व क़ुव्वतें आज ऐसा समझ रही हैं या ये ज़ाहिर करने में लगी हुई हैं कि इसराइल इनका ननियाली रिश्तेदार है और फ़लस्तीन मुसलमानों का ददियाली रिश्तेदार है। हालांकि 45% यहूदी आज भी जो फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइल के नाम पे रहते हैं वो भी जंग नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि इस मसले का हल जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन 55% ऐसे हैं जिनको ज़ायनिस्ट कहा जाता है, वो लोग ये ज़रूर मानते हैं और बिल्कुल सख्ती से ये मानते हैं कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है या इसराइल की जो ज़मीन है वो इनके लिए बहुत ही मुबारक ज़मीन है और वो किसी भी हाल में वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। वैसे इसराइल और अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहूदी आज वहीं पे रहते हैं, जो तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियाँ इन दो ममालिक में रहते हैं। अगर इसराइल की हम बात करेंगे तो हिटलर ने जब जर्मन एम्पायर जब हार गया था पहली जंग में, तो हिटलर ने ये जवाज़ पैदा किया कि खंजर पीठ में घोंपने वाले यहूदी हैं और कम्युनिस्ट हैं। इसको हिला बनाकर हिटलर ने पूरे यहूदियों को चुन चुन कर वहाँ पे तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों को वहाँ पे मारा था, जो बच के निकले थे वो आके यहाँ पे फ़लस्तीनी ज़मीन पे बस गए और इसराइल का नाम देना शुरू करें। बहरहाल यूनाइटेड नेशंस ने अरब जू टू नेशन थियोरी को सपोर्ट किया था और उसके बाद जंग हुई। बहरहाल अरब हार गए, इसराइल या यहूदी वहाँ पे जीत गए। लेकिन जब जीत गए तो अरब अपनी जान बचाने के लिए जब भागे तो उस पर यहाँ पे यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। अब बात यह है कि ज़ायनिस्ट ऐसे लोग हैं जो जूइश स्टेट चाहते हैं। हकीकत है कि हर कोई इसराइल में रहने वाला यहूदी नहीं है, या फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइल के नाम से रहने वाला जो भी वहाँ पे रहता है वो सब लोग यहूदी नहीं हैं। और हर यहूदी वहाँ पे सेटलर नहीं है। बात तो यहूदी हैं जो वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी भी वहाँ 73% जूज़ इसराइल या फ़लस्तीनी ज़मीन पे इसराइल के नाम पे रहते हैं, जबकि मुसलमान भी वहाँ हैं और क्रिश्चियंस भी वहाँ हैं। क्रिश्चियंस कम है, क्रिश्चियन और ड्रूज़ जो हैं वहाँ के जो कबाइल हैं वो 2-3% है, लेकिन मुसलमानों की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 20% के करीब मुसलमान वहाँ पे 20 बल्कि 23-24% के करीब मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। हिटलर के ये 1930-1940 करने के बाद ऐसा हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फ़लस्तीन और इसराइल का मामला या हमास का मामला, वेस्ट बैंक का मामला, गाज़ा का मामला, ये सब बहुत सारे अखबारात में आया है, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आया है। लेकिन इसको समझने के लिए जो फिलवक़्त मसला है, जो बीजेपी ये कह रही है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, तो इन सब चीज़ को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर के नज़रिए से अगर हम फ़लस्तीन को देखें तो समझ में आ सकता कि हम किसकी तरफदारी करना चाहिए। अगर कश्मीर हमारा है तो फिर फ़लस्तीन भी फ़लस्तीनियों का है ही। इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा वहाँ पे है। और कश्मीर और फ़लस्तीन की तारीख़ भी अगर उठा के देखेंगे तो ये 1947 से शुरू हुई थी, जबकि फ़लस्तीन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया फ़लस्तीन का मसला। कश्मीर का मसला ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाहमी मसला बताकर यहाँ पे रोका गया है। और हो सकता है कि फ़लस्तीन का अगर मसला देखेंगे तो ये पूरे यूरोप को अपने लपेटे में ले सकता है। अब बात यह है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के दोनों लोगों के साथ यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में ये कहा था कि आप लोगों को अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन बताने की ज़रूरत है, आप अपनी
ज़मीन में रह सकते हैं, कोई आपको वहाँ से नहीं हटाएगा। ये फ़लस्तीन के साथ भी हुआ था, कश्मीर के साथ भी हुआ था। आज तक भी इसके ऊपर कोई रेफरेंडम या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई है। कश्मीर में ये अभी तक कश्मीरी ये लोग ये फैसला नहीं कर सके कि वो हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं, दोनों को छोड़ के अलग या इंडिपेंडेंट रहने को पसंद करेंगे। ये बात अलग है। लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला आपसी मसला है। और जब ये 1947-48 में ये बात आ गई थी, उसके बावजूद भी अक़वाम मुत्तहिदा बुरी तरीके से नाकाम हुआ। जो फैसला किया गया था उसके बावजूद भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन या उस पर अमल आवरी के लिए ये लोग वहाँ पे नाकाम हुए, जिसकी वजह से आज वेस्टर्न वर्ल्ड में या वेस्टर्न मिडल ईस्ट में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हो, या वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक किस्म की इंस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल वहाँ पे है। वैसे ही साउथ एशिया में भी ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान के मसले को लेकर यहाँ पर भी वही बात है। अब तक के हालांकि 1947 के बाद से अगर देखेंगे तो तकरीबन 6 से 8 बार ऐसी फौजी जंग के तौर पे लड़ा गया वहाँ पे, और 70 सालों में ये ऐसे छोटे छोटे वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जिस किस्म का जुल्म ढाया गया है वो फ़लस्तीनियों पे ज़्यादा ढाया गया है। अगर हम जानी एतबार से, माली एतबार से, माशी एतबार से अगर देखेंगे तो इसकी तो कोई हद ही नहीं है। इल्लीगल वेस्टर्न एग्रेशन जो रहा है उसकी अगर हम मिसाल अभी गुज़िश्ता 5 सालों में अगर देखेंगे तो सीरिया पे जिस तरीके का गासिबाना कब्ज़ा वहाँ पे करके सीरिया को पीछे किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है, लोगों को खाने के लिए परेशानी हो रही है। अगर हम इसी की ही बात करेंगे तो कश्मीर का मामला ये था कि कश्मीर कभी भी 2 बार ही हिंदुस्तान से डायरेक्ट उलझा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान उलझे थे, जिसमें एक ये बात कही गई थी कि क्यूमुलेटिव जो पूरी तखमीना लगाया गया था कि 27,000 लोग वहाँ पे मर गए थे या जिनकी जान चली गई थी, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तो बात हम करना ही बेकार है, इसलिए कि वो 27,000 जब लोग की जान गई है तो उसका 10 टाइम हो सकता या 20 गुना हो सकता लोग ज़ख्मी हुए हैं, या जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, मैशियत तबाह हो गई है। बहरहाल इन सब के हालात में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है स्टेट का, या कश्मीर का हो या फ़लस्तीनियों का हो, वहाँ पे ये बिल्कुल ही सुकड़ के रह गया है। अगर हम फ़लस्तीन की बात करेंगे तो फ़लस्तीन में एक किस्म से वहाँ पे स्टैग्नेशन आ गया है, किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है। पूरी दुनिया इसराइल के अतराफ़ में जो घूम रही है, इसलिए घूम रही है कि दूध देने वाली गाय इसराइल है। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास आजकल तो स्टार्टअप्स का बहाना लेके या इसराइल की जो मदद दूसरे यहूदी जहाँ जहाँ पर भी दुनिया भर में हैं, वो लोग जो इसराइल को पैसे भेज रहे हैं या इसराइली हुकूमत को पैसे भेज रहे हैं, उससे इन लोगों की काफ़ी मैशियत ताकतवर हो गई है। इसीलिए इसराइल आज 5 लाख के करीब अपने सिपाहियों को वहाँ पे रख सकता है। रहा सवाल फेंसिंग का, फेंसिंग की बात जो थी वो फेंसिंग ऐसा की गई है कि अब फ़लस्तीन को जिस तरीके से तोड़ा गया है, या फ़लस्तीन के रहने वाले या इसराइल में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको जो 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है वेस्ट बैंक, दूसरा है गाज़ा। इनमें एक किस्म से दीवार बनाकर बीच का जो एरिया है वो पूरा इसराइल या यहूदियों के हाथ में होने की वजह से ये 2 लोग मिल नहीं सकते, और जब मिल नहीं सकते तो इनको बांटकर अपनी हुकूमत चलाने में ये लोग बहुत ही अब तक तो सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं। पैलेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो पैलेस्टाइन में एक बात यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, वो वेस्ट बैंक में अगर 18% है तो गाज़ा में अगर यही चीज़ देखेंगे तो तकरीबन 63% वहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर हम गाज़ा की हम बात करेंगे तो गाज़ा हर वक्त सबसे ज़्यादा इल्लीगल इजरायली ब्लॉकेट का सामना गुज़िश्ता 10 साल से करता आ रहा है। अब 63% लोग अगर वहाँ पे बेरोज़गार है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो उनमें जो जज्बा, अपनी हिब्बुल वतनी का जज्बा है, या अपनी फ़लस्तीनी ज़मीन या फ़लस्तीनी मुल्क हासिल करने का जो जज्बा है,
उसके ऊपर वो लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर इसी को हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं जो घरों के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बना के रखे हैं, इसलिए कि हर थोड़े दिन पे गाज़ा में ख़ास तौर पे इज़राइल के जंगी तैयारे इतनी कम हाइट से वहाँ पे जाते हैं कि उनकी आवाज़ से आधी रात को सायरन बजता है, और आधी रात को जब ये तैयारे वहाँ से गुजरते हैं तो लोगों के कानों में इतनी आवाज़, शिद्दत की आवाज़ आती है कि वो अपनी नींद से उठ के बाहर निकलने लग जाते हैं। अगर हम 2014 का जो इंकर्जन हुआ था उसमें भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग थे जो अपना एजुकेशन छोड़कर इन लोगों में चले गए थे। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कश्मीर की बहुत अच्छी है, फिर भी बजाय इसके कि जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान की तरफ से गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ कश्मीर है, वहाँ पे लोगों की और ज़्यादा हालत ख़राब है। मर्सी कॉप्स नाम का एक अमेरिकी इदारा है जिसने ये कहा, 2011 के एस्टिमेट्स में ये बात बताई थी कि आज़ाद कश्मीर में आज भी 48% अनएम्प्लॉयड यूथ वहाँ पे रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2016 में ये रिपोर्ट भी शाये की थी। ये इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से वहाँ पे अपराइजिंग हो रही है, जो लोग वहाँ पे उठ रहे हैं, उनकी हालत वो लोग देख देख के अपनी बर्दाश्त का मादा ख़त्म करके वहाँ पे उठ रहे हैं। अगर इसी को हम लिटरेसी लेवल्स पे देखेंगे तो पाक कंट्रोल, जो पाकिस्तान का जो कब्ज़ा किया हुआ कश्मीर है, या पाकिस्तान जो गासिबाना तौर पे कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल फिर भी इंडिया के मुकाबले में कम है। इंडिया में उससे अच्छी लिटरेसी, मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हमारे पास ही मौजूद हैं। और 62% नेशनल एवरेज पाकिस्तान का है लिटरेसी में। तो पाकिस्तान का जो फिलवक्त एवरेज है, आज़ाद कश्मीर में 62% लोग पढ़े लिखे हैं, तो पाकिस्तान में 45% लोग ही पढ़े लिखे हैं। तो ऐसी हालात में मैं समझता हूँ कि कश्मीर और फ़लस्तीन, ये दो मसले यूनाइटेड नेशन या अक़वाम मुत्तहिदा की फेल स्ट्रेटजी के नतीजे में यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम में आई है। और रहा सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स में अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो कश्मीर है वो, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स के हिसाब से गरीबी 10% कम है वहाँ पे। और डेली इनकम जो होती है वो $1 या $1.25 $1.5 के करीब वहाँ पे एक आदमी की इनकम होती है, जो आज बढ़ के $2.5 और $3 के करीब पहुँच गई है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन और कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अवाम का या ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है वो रोज़ाना का एक मसला बना हुआ है। फ़लस्तीन की अगर हम बात करेंगे तो हर दिन फ़लस्तीन में लोगों के मारे जाने की जो इत्तलात हैं वो कोई ऐसी कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, वो एक रोज़मर्रा की बात आ गई है। अगर इसी को हम देखेंगे तो 2011 के फिगर्स की बात है तो इसी साल में 10,000 के करीब लोग वहाँ पे फ़लस्तीन में मारे गए थे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा पकड़ के उन्हें जेल में रखा गया था। और अगर ऐसी ही बात करते जाएंगे तो फ़लस्तीन और कश्मीर के हद तक जो जिस तरीक़े से फ़िलवक़्त हिंदुस्तान की हुकूमत जो अपनाई है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो ये सब चीज़ बिल्कुल ही हम फ़लस्तीन के तरफ जाने के बजाय हिंदुस्तानी हुकूमत ये समझ रही कि आज इज़राइल की मदद करना उन्हें ज़रूरी है। लेकिन 2008, 2012 और 2014 में जिस तरीक़े से फ़लस्तीनियों ने आर्म्ड इनकर्जन के तौर पे या गाज़ा में जो बगावत की थी, उससे काफ़ी हद तक परेशान हुए थे। लेकिन कश्मीर के हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर में अभी भी कश्मीरी लोग आराम से, या ये समझूंगा कि सब्र के दामन थामे हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ अपनी जगह होती है, लेकिन कश्मीर में 370 आने के बाद भी अभी तक लोग वहाँ पे यही उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पे फिर यही बात है कि आप जिस तरीक़े से भी कश्मीर में भी तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार लोगों को गिरफ़्तार करके उन्हें ना तो उनके ऊपर इल्ज़ामात वाज़े किए गए हैं, ना उनका कोई अदालत में ट्रायल चल रहा है। ये चीज़ कश्मीर मीडिया सर्विस ने इस बात की इत्तला दी है।
और इसी में अगर देखेंगे तो जिस किस्म से गासिबाना कब्ज़ा वहाँ पे हो रहा है, चाहे वो इराक़ में हो, कांधार में हो, फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो, ये गासिबाना कब्ज़ा जो है ये सब बहुत बड़ा जुर्म है। और इसे अक़वाम मुत्तहिदा हो या पूरी दुनिया हो, बजाय इसके कि एक मुल्क के तरफ जाके, हमास ने तो पहल की है। हमास को आज सब लोग टेरर कह रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने में सिर्फ 2 ही मुल्क है, बाकी पूरी दुनिया हमास को एक तंजीम के तौर पे देखती है जो फ़लस्तीनियों के वास्ते लड़ रहा है। अब इसमें एक और बात ये आई है कि आज जिस तरीके से फ़लस्तीन और कश्मीर के उसमें अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो दोनों भी मसले ऐसे हैं, वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में एक ऐसे चौराहे पे ठहरे हैं जिसके ऊपर जिसका हल होना आज ज़रूरी है। इसराइल के हद तक या फ़लस्तीनी ज़मीन के हद तक अगर हम बात करेंगे तो यकीनन यहूदी कौम, क्रिश्चियन कौम और मुसलमानों के वास्ते ये यकीनन बहुत अहमियत की हामिल जगह है। एयर स्ट्राइक्स की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से अब तक वहाँ पे हुए हैं, तो अब एयर स्ट्राइक्स में यकीनन यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद ने $20 मिलियन फ़लस्तीन को इमदाद रवाना की है और अमेरिका के लोग वहाँ पे जाना शुरू कर दिए हैं 12 अक्टूबर को। लेकिन 8 सहाफ़ियों की भी जो न्यूज़ कवर करने में वहाँ पे मसरूफ़ थे, उनकी भी जान चली गई है। अब गाज़ा में अगर देखेंगे तो एक पावर प्लांट है जो बिल्कुल 2-3 दिन में वहाँ पर भी बिजली बरक़ी बनना बंद हो जाएंगी। और जिस तरीके से इज़राइल हमले कर रहा है, अगरचे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर और क्लिनिक्स पर हमले नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे नेबरहुड को, आजू बाजू के मकानात को तबाह व ताराज करने की जो बात हो रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब पूरी दुनिया को उठने की ज़रूरत है। 60% लोग ऐसे हैं, चूँकि अवाम जहाँ पे गुंजान आबादी है वहाँ पे हमला होने की वजह से ख़वातीन और बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं और पूरी दुनिया भर में फ़लस्तीन की तायद में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो पूरा मीडिया बाइकॉट किया हुआ है। अगरचे इसराइली अखबारात जो है वो वहाँ पे जो लिख रहे हैं, वहाँ पे आज़ाद सहाफ़त अभी भी मौजूद होने के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ की सहाफ़त अभी भी आज़ाद है और नेतन्याहू को या इजरायली हुकूमत को इन सब का ज़िम्मेदार करार दे रही है। इसराइल के हमलों में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी गाज़ा में डैमेज हो गई है और पोप ने अगरचे कि ये कहा है कि हमास से ये अपील की है कि वो जो यहूदियों को अपने कब्ज़े में रखें उन्हें छोड़ने की बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि फ़लस्तीन पे हमला जो हो रहा है या गाज़ा पे जो हमला हो रहा है इसको रोक कर फ़ौरन वहाँ पे खाना, फ्यूल और जो ज़रूरियात पानी, ख़ास तौर पे पानी पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अब जो फिगर्स आए हैं, लेटेस्ट फिगर्स में ये कहा गया है कि 2,63,000 के करीब लोग अभी अपने घरों से महरूम हो गए हैं। अमेरिका चाहता है कि ख़तर इस चीज़ में बीच में पड़े और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाले, लेकिन इज़राइल है कि अभी वाइट फास्फोरस के बॉम्ब्स गाज़ा पे डालता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद भी अभी दुनिया ये समझ रही है कि फ़लस्तीनी हो या हमास हो, ये लोग जालिम हैं जबकि इज़राइली मज़लूम हैं। जबकि अगर आप इज़राइल की तायद करते हैं तो फिर कल पाकिस्तान ये कहेगा कि कश्मीर हमारा है, तो क्या हिंदुस्तानी हुकूमत कश्मीर देने के लिए तैयार हो जाएगी? बहरहाल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके अक़ल पर हिंदुत्व का जो अनपढ़ का जो पर्दा उड़ा हुआ है, उससे लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि इज़राइल की तायद करना अच्छा है। इज़राइल की तायद इसलिए की जा रही है क्योंकि यहूदी आजकल पूरी दुनिया में पैसे वाले हैं और पूरा फाइनेंस का कारोबार, सूद का कारोबार, बैंकिंग का कारोबार, स्टॉक मार्केट का कारोबार इनके हाथ में होने से हर एक की नज़र उनके पैसों पे है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि हक़ क्या है, ना हक़ क्या है। बहरहाल इन सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है और फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला किस तरह मुमासलत रखता है। ये अगर मालूम हुआ तो कल के दिन कहीं पर भी ये डिस्कशन आता है तो हम इसकी बाज़ाब्ता तौर पे ये एक ही लफ्ज़ है जो बोल सकते हैं कि हिंदुत्व वालों को कि आप अपनी ज़बान बंद रखिए, आप पढ़े लिखे जाहिल की तरह बिहेव कर रहे हैं। बहरहाल इन सब बातों के साथ
मैं समझता हूँ कि हमें हालात पे नज़र रखना है और हालात पे नज़र रख के ही हम समझ सकते हैं। किसी के सामने भी बजाय जज्बात में आने के सिर्फ मसले को सामने रखे तो उसके बाद उनका फ़ैसला है। अगर वो फ़ैसला सही के हक़ के तरफ करते हैं तो हम उनके साथ हैं, नहीं करते हैं तो हम खामोश बैठ जाएंगे। जो हो रहा वो तो हो रहा, दुनिया में हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।